जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाए। नमस्कार दोस्तों इकोनॉमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ने इकोनॉमी के 500 टॉप एमसीक्यू कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिक के इकोनॉमी में आते हैं वो, ठीक है। तो पहला वीडियो बन चुका है, अगर नहीं देखा देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ इकोनॉमी टॉप 500 क्वेश्चन, ठीक है। उसको लगातार फॉलो करिए, बहुत हेल्प होगी आपकी, चाहे आर ओ यार हो चाहे यूपीवी से हो। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है भाई। रूर इंडस्ट्रियल कैप रीजन जर्मनी, फ्लैंडर्स इंडस्ट्रियल रीजन बेल्जियम फ्रांस, स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन स्वीडन, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन यूएसए, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये। यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन, ये स्कॉटलैंड में है, स्वीडन में नहीं है ना, तो ये गलत हो जाता। और आपको पता होगा स्कॉटलैंड इंग्लैंड ये सब यूके में आते हैं जो, ठीक है, तो ये गलत था। रूट जरूर याद रखना, जर्मनी में बहुत फेमस, कोल बहुत मिलता है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 1947, ये स्टैटिक का सवाल है, आपसे पूछता हूँ 1947 में भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी थी। तो आप सोच सकते हो कितनी थी साल की, मतलब एक साल की पर कैपिटा एनुअल इनकम 274, जो कि प्रेजेंट में आप देखोगे ना 2022-23 का अगर नेशनल जो इनकम का डाटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो शायद 98,300 के आसपास कुछ होगी, है ना। तो आप देख सकते हो कितना गैप है, 274 और कहाँ 98,000, है ना। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है 1947 में एनुअल साल की पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी कितना कमाता था, 274 रुपये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है व्हेन डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कम, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 50, 56, 52 या 48। तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में। कब आई थी? 1948 में। तो सबसे पहले 1948, उसके बाद एक और आती है भाई 1956 में आएगी, उसके बाद 1977 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, 1980 में आती है, 1991 में एक आती है जब नहीं एलपीजी रिफॉर्म लाया जाता है। तो ये हैं कुछ, आप याद कर सकते हो, है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। अगला है इन द फॉलोइंग व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी, आपको बतानी है। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपको अगर पता हो, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था भाई, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाने के लिए था, है ना, दूध वगैरह के लिए। यह आया था 4th 5 ईयर प्लान में। कब आया था? 4th 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट में आपको पता ही होगा भाई, एग्रीकल्चर पे फोकस करा था, या हमने इंडस्ट्रीज़ पे, एग्रीकल्चर पे। दूसरे में इंडस्ट्रीज़ पे करा था, है ना। अगला व्हेन डिड मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, तो ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया 1991 में। अगला कह रहा है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन एलपीजी इम्प्लीमेंटेड, तो उसी को घुमा के पूछ लिया। 1991 में कौन था भाई पीएम, तो आप बता सकते हो, नरसिम्हा राव थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद कह रहा है 32 नंबर, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी, यही 1991 में कौन सा प्लान चल रहा था 1991 में, ऐसे पूछता है। तो कौन सा प्लान चलेगा? 8th 5 ईयर प्लान। और एक पॉइंट मेरा नोट कर लो, 5 ईयर प्लान जरूर लर्न करो, इससे सवाल जरूर बनता है, ठीक है, घुमा घुमा के सारे 5 ईयर प्लान। बीच में रोलिंग प्लान कब था, मतलब ब्रेक था। फर्स्ट प्लान को किस नाम से जानते हैं, दूसरे प्लान को किस नाम से जानते हैं, महानलोबिस प्लान कौन सा था, हैरोडोमार्ट कौन सा था, सेल्फ रिलायंस कहाँ था, है ना। तो आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो 5 ईयर प्लान पे ला दूंगा, कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को ज़रूरत हो। 33 नंबर देखते हैं। 33 कह रहा है व्हेन वाज द आरबीआई एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर कब हुई थी। तो आपको यहाँ से दो प्रश्न मिलते हैं, एक तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के अनुसार हुई थी आरबीआई की स्थापना, दूसरा कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी, ठीक है, पता होगा आपको, आरबीआई 1935। व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज, अब इसको नेशनलाइज कब करा गया था भाई आरबीआई को, तो आरबीआई को नेशनलाइज करा गया था 1949 में, आज़ादी के बाद। कब करा गया था? 1949 में नेशनलाइज करा गया था। नेशनलाइज मतलब कोई भी चीज़ सरकारी हो जाना, गवर्नमेंट के स्टेक ले लेना। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, कौन है भाई पहला गवर्नर आरबीआई का? ऑसब्रोन, जेम्स ब्राड, सीडी देशमुख या नन ऑफ दिस। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसब्रोन स्मिथ। कौन थे? ऑसब्रोन स्मिथ। अगला है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सीडी देशमुख, पीसी भट्टाचार्य, सी रंगराजन या नन ऑफ दिस। तो इसका है सीडी देशमुख। अगर पूछेगा पहले गवर्नर
तो ओसब्रोन स्मिथ बताना, भारतीय पूछेगा तो सी डी देशमुख बता देना। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में, बना था 1935 में। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको मिले। अगला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुई थी? कह रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, बताइए। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक है, याद रखना इसको। 38 है, स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या क्या आता है भाई? किसान विकास पत्र, पोस्टल डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो स्मॉल सेविंग स्कीम में ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये तीनों आ जाएंगी, किसान विकास पत्र भी आएगा, पब्लिक पोस्टल डिपॉजिट भी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी। चलिए अगला देखें। अगर कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्टेक्स, इंस्टेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इट इज़ अ बार्टर सिस्टम, इट्स पर्पज इज टू इंट्रोड्यूस विदाउट यूजिंग अमेरिकन डॉलर, इसका मकसद अमेरिकन डॉलर का प्रयोग ना करते हुए व्यापार करना है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, आई से इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, है ना, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रेड करने में मदद करें। तो वो बार्टर सिस्टम की तरह भी है, एक चीज़ ले लो दूसरा दे दो, आप इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हो यूएस डॉलर की तरह। दोनों बिल्कुल सही है। ये जनवरी 2019 से 30 तक में एक इंस्ट्रूमेंट था जो साइन हुआ था, है ना, तो इसको आप याद कर सकते हो, इंस्टेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अनुसार कौन सा कथन सही होगा? कह रहा है इट इज़ इशू बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है, इसका आधार वर्ष 2010-11 है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि बेस ईयर इसका 2011-12 लिया जाता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, सॉरी, है ना। तो पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है, CSO जारी करता है पर बेस ईयर है 2011-12। अगला देखते हैं। द पर्सन विथ हाई नेटवर्थ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप कंपनीज कॉल्ड, स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता देने वाला नेटवर्थ वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है? एंजल ग्रुप, एंजल इन्वेस्टर, इंक्यूबेटर या वेंचर कैपिटल फर्म। तो ये भी टर्म बहुत न्यूज़ में रहता है, एंजल इन्वेस्टर इसको कहते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि वो आदमी जो ज़्यादा फंड देता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए एंजल ही हुआ ना भाई, है ना, हेल्प कर रहा है उसकी। दोस्तों अगर आप RO और UP पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हाई यील्ड टेस्ट को लगाना मत भूलिएगा। हमारे नंबरों से चाहे आप लीजिए या हमारी ऐप पे अटैम्प्ट करिए, आप पूरा स्कोर मिलेगा उसमें, आप कितना कर पा रहे हैं, रैंक कितनी आ रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा उससे, है ना। अगर आप ज़्यादा पानी में हैं तो वो भी आपको दिखाएगा आपकी तैयारी कैसी है। सब हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हो हमारे इन नंबरों से या ऐप से। चलिए 42 कह रहा है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी पिलर्स, नीति आयोग की निर्यात जो तैयारी सूचकांक है वो कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है? तो वो आधारित है आपके 4 स्तंभों पर। कितने? 4 स्तंभों पर आधारित है भाई। कौन से हैं वो 4 पिलर भाई? अगर पूछ ले तो एक तो पॉलिसी है भाई, पहले तो पॉलिसी आ जाती है। दूसरे पे बिजनेस का इकोसिस्टम बनाना, बिजनेस का इकोसिस्टम होना चाहिए भाई। एक एक्सपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जनरेट करना। तो पॉलिसी बनाना, बिजनेस इकोसिस्टम बनाना, एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये 4 पिलर हैं, आपको याद रखने होंगे, ये पूछ लेता है एग्जाम में आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है दोस्तों चौथा 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में कौन सा सही है? दिस वॉज बेस्ड ऑन DR गैटगिल फार्मूला। व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। तो देखिए कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए, गैटगिल फार्मूला 3rd 5 ईयर प्लान में आया था, पर जो 4th 5 ईयर प्लान था 69 से 74 में, उसका एक बेस बीच में तैयार करा था, है ना, यानी फाउंडेशन 4th 5 ईयर प्लान की वो गैटगिल फार्मूला ही थी। इस हिसाब से अगर पूछे तो ये भी सही है। और वाइट रेवोल्यूशन तो 4th 5 ईयर प्लान में आया ही था, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक मानी जाएंगी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ब्लैक रेवोल्यूशन सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल, यानी खनिज तेल में आत्मनिर्भरता, कृष्ण क्रांति को बोलते हैं जिसको। रेनबो रेवोल्यूशन यानी इंद्रधनुष क्रांति, इसमें क्या करना है? कृषि संबंधी समग्र क्रांति। रजत क्रांति जिसको सिल्वर क्रांति बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये तो आपको दिख रहा गलत है, सिल्वर जो आई थी वो एग्स प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए आई थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा सही है, बिल्कुल सही है भाई, रेनबो रेवोल्यूशन सारी एग्रीकल्चर को कवर कर रही थी। ब्लैक रेवोल्यूशन मिनरल ऑयल वगैरह, तो यानी पहला दूसरा सही है। 45 पे आते हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको बताना है।
श्रेणी वर एसोसिएटेड ऑफ आर्टिशन एंड ट्रेडर, श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघ थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। श्रेणी फंक्शन एज बैंक्स वेयर पीपल डिपॉजिटेड मनी। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखें, अगर कह रहा है द SDR बास्केट ऑफ IMF, जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की SDR बास्केट है, उसमें कौन कौन सी करेंसियाँ आती हैं? यूरो, डॉलर, पॉन्ड्स या रुपीज़? तो देखिए, यूरो आता है, डॉलर आता है, पॉन्ड्स आता है, ये बिल्कुल ठीक है, रुपीज़ नहीं आता है। और मैं एक सवाल और ऐड कर दूँ इसमें, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, प्लीज़ बताइए इसको। 47 नंबर, GST कब इम्प्लीमेंट हुई थी? GST डे, कई लोगों ने कल सही जवाब भी दिया था भाई। GST इम्प्लीमेंट हुई थी 1 जुलाई को, तो हम लोग 1 जुलाई मनाते हैं GST डे, पर 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? क्या कमेंट में बता सकते हो फिर से आप एक बार? कई लोगों ने जवाब ही नहीं देते, आप लोग देखते सब लोग, पता नहीं पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, आई डोंट नो। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर GST वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट? लो, ये तो आएगी इसमें। GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल की बात कर रहा है, एक्ट नहीं है ना, कौन सा संशोधन बिल लाया गया था ये आपको बताना है। तो 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था, एक्ट नहीं, ठीक है। अगला है, विच कमेटी सजेस्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST? GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी कमेटी ने सजेस्ट करा था? राकेश मोहन, सुखमोय चक्रवर्ती, विजय केलकर या बलवंत राय? तो ये थी विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड करा था इसको। किसने? विजय केलकर कमेटी ने। अगला है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट GST? किस राज्य ने सबसे पहले GST को इम्प्लीमेंट करा था? तो ये सवाल आप बताइए, सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य था? असम था। कौन सा राज्य था? असम। उसके बाद कह रहा है, व्हेन वॉज GST काउंसिल स्टैब्लिश? GST काउंसिल को स्थापना कब करी गई थी भाई? सितंबर 2016, अगस्त 16, जुलाई 16, जनवरी 16? GST काउंसिल बनाई गई थी सितंबर 2016 में, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी या PM? तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका चेयरमैन। अगला प्रश्न, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी RRB बैंक स्टैब्लिश? है ना, जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी भाई? शिवरामन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, नन ऑफ दीस? ग्रामीण बैंकों की देखिए स्थापना हुई थी नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर, ठीक है, किसकी सिफारिशों पर? नरसिम्हन कमेटी। 54 कह रहा है, व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूटेड? कृषि लागत एवं मूल आयोग का गठन कब किया गया था, ये बताना है आपको। 2004, 1968, 1965 या 75? तो इसका कब करा गया था? इसका करा गया था 1965 में, ठीक है। कब आया था कृषि लागत एवं मूल्य का गठन? 1965। 55 की बात करें, CSO इस्टेब्लिश कब हुआ था भाई? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1950, 51 या कब? तो 2 मई 1951 को हुई थी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ठीक है। अगला है, हु डिटरमाइन द सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है भाई? कृषि मूल्य के कृषि उपज जो MSP नहीं देते हैं, कौन डिसाइड करता है उसका सपोर्ट प्राइस? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फाइनेंस कमीशन या नाबार्ड? तो ये जो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके लिए जो सपोर्ट प्राइस है वो देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडिया? हरित क्रांति का औपचारिक तौर पर कब अपनाया गया था भाई? बताइए किस साल अपनाया गया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। जो इसको अपनाया था हमने औपचारिक रूप से 1966-67 में, है ना, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अगला कह रहा है, व्हेन वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कब लॉन्च करा गया? 96, 98, 91, 88? ये सब स्टैटिक के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसान क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछेगा आपसे, 1998 आपको याद रखना है। कब? 1998। नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? कह रहा भाई नरेगा। तो इस योजना को कब लाया गया था? नरेगा को 10th 5 ईयर प्लान में लाया गया था, 10th 5 ईयर प्लान। और ये टाइम पीरियड था कब? 2002 से 7 में, ठीक है, तब नरेगा को लाया गया था। अगला कह रहा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे भाई? ये तो अभी ऊपर देख लिया हम लोग ने, CD देशमुख जी थे। अगला कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर कोर इंडस्ट्री? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कोल, फर्टिलाइजर, ई-कॉमर्स या सीमेंट? आसान सवाल है।
देखिए कोल ये बेसिक कोर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र भी कोर इंडस्ट्री है, सीमेंट भी कोर इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स नहीं है ना। ई कॉमर्स में क्या आ जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इंडिया का कौन सा है भाई, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक? नाबार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी? बता सकते हो आप क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? है ना, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? दिल्ली, बैंकॉक, दुबई, मनीला? कहाँ पे है? मनीला। मनीला किसकी राजधानी? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मैं इसी में ज्योग्राफी ऐड कर दूँ, अगर कौन से आइलैंड पे है मनीला भाई? भाई फिलीपींस के कौन से आइलैंड पे? तो लूजोन आइलैंड, आपने सुना होगा। लूजोन आइलैंड पे है मनीला, है ना। लूजोन है, और आपका मिंदानो भी इसका फेमस आइलैंड है, आपने सुना होगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हेन वाज कृषक समृद्धि कमीशन इस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लीज़ इसको याद रखना। किसान क्रेडिट कार्ड याद है कि भूल गया? अभी बताया 1998। ये कुछ फैक्ट है जो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो कृषक समृद्धि कमीशन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाई थी 2017 में, ठीक है, याद रखना। कब आई थी? 2017। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना कब आई भाई? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट कब आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसने स्पॉन्सर करा था इसको? तो इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड इन यूपी बाय वर्ल्ड बैंक। जीएसटी वॉज प्रपोज्ड बाय अ टास्क फोर्स, ये तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, विजय केलकर ने इसको प्रपोज करा था। पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान भाई क्या है? 11वें 5 ईयर प्लान। बहुत ही आसान है ये आपके लिए भाई, मैंने ऊपर आपको 2002 से बताया था। 10th 5 ईयर प्लान है, तो 7 से 12 आपका क्या हो जाएगा? 11th 5 ईयर प्लान हो जाएगा, है ना, 11वां हो जाएगा। अगला कह रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर द यूनियन बजट टू प्रेजेंट पेपरलेस बजट? केंद्रीय बजट के बाद भारत का कौन सा राज्य था पेपरलेस बजट? पेपरलेस का मतलब हुआ सब कुछ वहाँ जो डेस्क के आगे टैब लगा होता है ना, उसमें था। पेपरलेस का मतलब ये नहीं हवा में बजट, डिजिटल बजट। तो किसने कराई है? उत्तर प्रदेश ने। तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष हुआ था? नेशनल कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 1980, 83, 87 या 92? तो कब हुआ था इसकी स्थापना? 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये कहाँ पे है? जिनेवा में। और ये बना कब था कह रहे हैं, है ना, ये इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, याद रखना, 1951। अगला कह रहा है द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज 20 रुपीज़ इन 1867 to 68। इट वॉज एसरटेन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम भारत में किसने निकाली थी? ये आपको याद होगा, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय निकाली थी? गैडगिल, वी.के. राव, मनमोहन सिंह या वाई.वी. अलका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.के.आर.वी. राव ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था भाई? 5.5%, 2.1, 4.5 या 4? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.1%, ठीक है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956? औद्योगिक नीति 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल कितने उद्योग आरक्षित करे गए थे भाई? तो इसका सही आंसर क्या है? 17 आयोग आरक्षित करे गए थे। कितने? 17 जो उद्योग थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करी गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी इन इंडिया किसने शुरू करी थी? तो ये करी थी पीवी नरसिम्हा राव ने। किसने करी थी लुक ईस्ट पॉलिसी? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। डेली आपको 50 क्वेश्चन, कल मेजॉरिटी ऑफ आप लोग बोल रहे थे 50 कराइए, तो मैं 50-50 करके इसको कराऊंगा, ठीक है। आप लोग ये बताइए पॉलिटी का आप रिवीजन टॉप 5 MCQ का करना चाहते हैं या जिस टॉपिक आप करना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता